हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? आई होप मस्त हो गए। संडे बिंदास बवाल ललन चौप गया हो आप लोगों का। अगर नहीं गया तो भी कोई बात नहीं, रोते नहीं ना मुन्ना। चलो स्माइल करो, चलो चलो चलो। अरे हसीनाएं ना मुस्कुराते हुए कमाल लगती है। मुस्कुरा के देखो, कसम से किसी का भी दिल फिसल जाएगा। तो अब स्माइल कर दो ना, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो, यानी कि माया और आयशा की कहानी। माया अपने होठों से अपने सारे एहसासों को बयां करती खड़ी थी और आयशा के होठों पर रखे उसके होठ जैसे अब की तब आयशा के होठों को चूम लेने को बेकरार बैठे थे। हवा में अनकहा बोझ था। आयशा कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक माया उसका हाथ पकड़कर उसके होठों पर एक हल्की सी छुअन का एहसास कराती है। आयशा की सांसें अटक जाती है और आयशा धीरे से, बिल्कुल धीरे से माया की आंखों की गहराई में देखते हुए कहती है, इतना इंतजार क्यों करवाया माया? क्यों मुझे इस कदर तड़पाया? ये तड़प, ये बेचैनी क्यों मेरे हिस्से लिख दिया आपने? आयशा की पलकें झपकती है, होठ थरथरा उठे थे और माया के इतने करीब होना अब भी जैसे उसके जिस्म में एक अजीब सी सनसनी बनाए हुए था। आवाज गले में अटक रही थी और माया हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती रहती है। आयशा धीरे धीरे उसके पास आती और माया की आंखों पर देखते हुए कहती है, आपको मुझसे मोहब्बत है तो कहा क्यों नहीं? पता है मैं भी आपसे। पर अचानक आयशा अपनी सांसें खींचने, कुछ कहने को बढ़ने ही वाली थी कि माया उसे तेजी से धक्का देते हुए पीछे की तरफ धकेलती और खुद पीछे होकर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज अब जब आंखों में कुछ बदले से एहसास और आयशा उसे जैसे किसी अजनबी की तरह देख रही थी। पहले ही साफ कर दूं आयशा कि जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रही थी। मैं तो बस तुम्हें दिखा रही थी कि लेखिका जब तबाही करती है तो कैसे करती है। आयशा की आंखों में झटका और दर्द का हल्का कंपन गूंजा था। वो एक कदम पीछे हटने की कोशिश करती है और माया उसे देखते हुए मुस्कुराती है। तुम तो बहुत जल्दी मेरी बातों में बहक गई आयशा। हमें तो लगा था कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर यहाँ तो तुमने हमें फिर से गलत साबित कर दिया। आयशा की सांसों में गर्माहट का गुस्सा था, आंखों में जैसे सवालों का समंदर। माया की नजरें गहरी होती चली गई। तुम्हें याद है ना आयशा, अभी तुमने कहा कि लेखिकाएं बर्बाद करती है। हाँ, करती है बर्बाद, मगर असली तबाही ये होती है आयशा। माया झुककर उसके बेहद करीब आती है। उसकी सांसें आयशा के चेहरे को छू रही थी। होठों की दूरी सिर्फ धड़कन जितनी रह जाती है। अब ये जान लो, असली तबाही वही है जब मेरी बातें तुम्हारे चारों ओर घूमती रहेगी और मेरे होठों की जिंदगी तुम्हारे होठों पर टिकने से पहले ही तुम्हारे होठों की जिंदगी छीन चुकी होगी।
तुम्हें हर पल इस जलन में जीना होगा कि क्यों नहीं तुमने उस पल, उस समय मेरे इन होठों को चूम लिया। तुम्हें इस अधूरेपन की बर्बादी तबाही तड़पाएगी आयशा। आयशा की आंखें भर आती है, वो खुद को माया से अलग करती है, लेकिन उसके हाथ अब भी माया की पकड़ में थे। माया की मुस्कान और ठंडी हो रही थी। खिलौना बनने का एहसास हुआ ना आयशा। ये होती है असली तबाही। असली तबाही वो नहीं होती जो तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें दी है, तुम्हारे हिस्से आई है। ये होती है असली बर्बादी, जहाँ तुम चाह कर भी खुद उस जगह से निकल भी ना पाओ, और उस जगह पर रहना जैसे किसी बेहद मुश्किल हालात का सामना करना हो। तो बताओ आयशा, आज से पहले मैंने ऐसा कौन सा काम किया था तुम्हारे साथ जिससे तुम कह सको कि मैंने तुम्हें तबाह किया? कोई एक काम, कोई एक समय और कोई एक परिस्थिति याद आता है क्या तुम्हें आयशा? आयशा की सांसें टूट रही थी, आंखें गहरी होती है लेकिन शब्द उसके गले में ही फंस जाते हैं। आया उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में कहती है, नहीं आयशा, अब तक की हर बात तुम्हारी उम्मीद थी, मेरी नहीं। हर बात, हर जिद और हर आरज़ू तुम्हारी रही थी। तुमने जब चाहा जो मांगा, हक से मांगा, जैसे कि तुम्हारा हक हो मुझ पर, और मैंने वो तुम्हारे हिस्से किया था। तो बताओ आयशा, कहाँ लिखी थी मैंने तुम्हारी तबाही? ऐसी कौन सी तबाही का इल्ज़ाम दे रही थी तुम हमें, जो मैंने तुम्हारे हिस्से लिखी थी? तुम कहती हो ना, लेखिकाएं तबाह करती है। सही कहती हो। आयशा अब भी माया को देख रही थी। उसकी नजरें कांपती हुई जैसे सवाल पूछ रही हो कि इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं आप माया? वो औरत जो कभी मेरे लिए सब कुछ छोड़ देती थी, अपनी जिद भी, आज उसे एक अधूरेपन में क्यों ढकेल रही थी? आयशा कुछ बोलने ही वाली होती है कि माया उसके और करीब आ गई, लेकिन माया का अभी इस पल उसके करीब आना आयशा को खल गया था। वो अपने कदम को पीछे लेती है और माया की आंखों में चमक भर आई थी। क्या हुआ आयशा? अभी तक तो आप मेरे करीब होना चाहती थी, अब मेरी परछाई से भी आपको नफरत हो रही है ना? अब मेरी परछाई भी आपको गुनाह लग रही है ना इस पल में? जानती हैं क्यों आयशा? क्योंकि तबाही का एक नमूना मात्र दिखाया आज मैंने आपको। उसकी आंखों में ठंडक नहीं, एक तेज जलन थी, सच कहने की, सब कुछ खोल देने की। तुम बार बार कहती हो लेखिकाएं बर्बादी का पैगाम लेकर आती। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि लेखिकाओं की कमजोरी नहीं, उनकी असली ताकत क्या होती। आयशा की सांसें अटक रही थी। माया उसके बेहद करीब खड़ी थी, उसके शब्दों की गर्मी जैसे सीधे आयशा की त्वचा पर उतर रही थी। तुमने अब तक राइटर के एक एक अवगुण को गिनाया है, लेकिन आयशा अब सुनो उनके अंदर के गुण। लेखक तबाही लिखते हैं, दर्द को शब्द दे सकते हैं, पर वो किसी इंसान को तबाह नहीं कर सकते। लेखक रास्ता दिखाते हैं, रोशनी और अंधेरे दोनों की ओर। हम दर्पण बनते हैं, हाथ में चूड़ी नहीं होती हमारे। तुम कहती हो मैंने तुम्हें परेशान किया। बताओ ना आयशा, मैं जानना चाहती हूँ कि कब वो समय था जब मैंने तुम्हें परेशान किया, कब वो वक्त था जब मैंने तुम्हें तबाह किया।
माया की आवाज भरभराने की कोशिश में थी, लेकिन वो उस पर स्थिरता की पकड़ बनाए हुए थी। उसकी आंखों में देखते हुए माया फिर से कहती है, तुमने जो चाहा मैंने वही किया ना आयशा। तुम्हें लगा मैं बोझ हूँ, मैं दूर हो गई। तुमने कहा दूरी चाहिए, मैंने वो भी मान लिया। जब तुम किसी का हाथ थामे खड़ी थी, मैंने वहां भी नजरें उठाकर मुस्कुराने की कोशिश की। जब तुम मेज पर किसी को अपनी ही चम्मच से खिला रही थी, मेरी आंखों की मुस्कुराहट वहां पर बनी रही। उससे चुभन तुम्हें हुई थी आयशा, पर मैंने तो तुम्हारी आरज़ू को ही अपनी आवाज दी थी ना, अपनी आत्मा दी थी। और फिर जब तुमने मुझसे गले लगाने को कहा, मैंने वो भी किया। जब तुम मेरी बाहों में आकर सोना चाही, मैंने वो भी किया। तो बताओ आयशा, कहाँ है मेरी तरफ की तबाही तुम्हारे जीवन में? किस जगह मैंने तुम्हें छोड़ने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है? आयशा की आंखें भर आई, पर होठों पर ताले पड़े थे। माया उसके और पास आते हुए आवाज में दर्द का कंपन, हाँ मैं चली गई थी। अगर यही तुम्हारा गुस्सा है तो बताओ आयशा, मुझे क्यों रुकना चाहिए था? क्या करती मैं ठहर कर? और अगर मैं कहीं गई तो तुम मेरा इंतजार क्यों करती रही? मैंने जाने से पहले क्या तुमसे कोई वादा किया? मैंने जाने से पहले क्या तुम्हें कोई उम्मीद दी? या मैंने जाने से पहले तुमसे कोई रिश्ता रखा था? मेरे जाने से तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा, तो क्या वो गुस्सा मेरे जाने का था या तुम्हारे खुद के अपने एहसास का? कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। आयशा का चेहरा लाल पड़ गया, मगर उसकी आंखें अब भी वही सवाल ढूंढ रही थी। माया धीरे लेकिन तीखी आवाज में, तुम कहती हो मैंने तुम्हें तबाह किया, पर सच ये है आयशा कि अगर कोई सच में तबाह होता है तो वो अपनी तबाही दिखा नहीं सकता। वो चुपचाप राख हो जाता है। इल्जाम वो हमेशा लेखिकाओं पर ही लगते रहे हैं, क्योंकि हम लिख देते हैं वो दर्द जो लोग सहते हैं। हम उन सन्नाटों को आवाज देते हैं जो दिलों में गूंजता है, और इसलिए हम ही अपराधी बना दिए जाते हैं। आया का चेहरा बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों में नमक और आग दोनों थे। माया थोड़ा रुककर बेहद नरमी से, आयशा, तुमने भी वो कहा जो पूरी दुनिया कहती है। तुमने भी लेखिकाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनके सारे अवगुण गिना डाले, पर उनके गुण वो न तब देखे गए थे ना अब देखे गए। वो न दुनिया देख सकी और ना तुम देख सकी आयशा। आयशा अब कांप रही थी। उसके गालों पर आंसू उतर आए थे, पर माया बस उसे देख रही थी, जैसे उसका हर आंसू, हर सांस एक और सबूत हो सच कहने वाला हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है। इसके साथ ही माया उससे कहती है, जानती हो आयशा, लेखिकाएं हमेशा शब्दों से दुनिया रचती है, पर समाज उन्हें अक्सर अपने ही लिखे हुए इल्जामों में तोलता है। उनकी कलम को कभी जुनून कहा जाता है तो कभी बगावत का पैगाम समझ लिया जाता है। लेखिकाओं पर इल्जाम लगाना उस परंपरा का हिस्सा रहा है जो औरत की आवाज को दबा देना चाहती है। जब कोई लिखता है तो उसका लिखा और उसके जीवन दोनों कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। इल्जाम लगाने वाले भूल जाते हैं कि कलम डर से नहीं, आत्मा की गहराई से चलती है। लेखिकाएं अक्सर अपने किरदारों के जरिए सच को बेनकाब करती है, और वही सच उन्हें
कटघरे में मुसरिम बनाकर खड़ा करते हैं। उन पर कभी बदचलनी के, कभी विद्रोह के, तो कभी मर्यादा तोड़ने के आरोप लगते हैं। लेकिन असल में हर इल्जाम उनकी ताकत का ही प्रमाण है। तुम एक इल्जाम सहकर खड़ी नहीं रह पाओगी जहां आयशा, वहां लेखक अपने ऊपर जाने कितने इल्जाम, कितनी आरोपों को बर्दाश्त करते हुए फिर से कलम चलाते। जो समाज सुनना नहीं चाहता वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है लिखा जाना। इल्जाम से डरी लेखिका नहीं, बल्कि और भी निडर और गहरी बन जाती है। आखिरकार इतिहास गवाह है ना आयशा, इल्जाम मिट जाते हैं और आवाज अमर रहती है। सच समाज को चुभता है, सच हर उस वर्ग को चुभता है जो उसे अपनाना नहीं चाहता। जब लेखिकाएं प्रेम लिखती है तो उस श्रृंखलन का इल्जाम लगता है, दुख लिखती है तो उदासी और असंतुलित कह दिए जाते हैं, और समाज की परतें खोलने पर संस्कृति बिगाड़ने का दोष बढ़ा दिया जाता है। उनके चुप्पे को भी इल्जाम समझा जाता है और उनकी आवाज को भी। लेखिकाओं की पहचान अक्सर उनके शब्दों से कम और धारणाओं से ज्यादा गढ़ी जाती है। सोचो, इतने इल्जामों के बाद खड़े रहने वाले किस अवगुण में रहते होंगे, कैसे जीते होंगे आयशा। तबाह वो हैं या तबाह वो किसी और को करते। अगर कभी समझना चाहो, इसकी इंटेंसिटी को भाप सको तो समझना आयशा कि क्या वाकई मैंने तुम्हें तबाह किया था, क्या वाकई मैंने तुम्हें कोई उम्मीद दी थी, क्या वाकई मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा, या क्या वाकई तुमसे कुछ चाहा था मैंने। मेरी इस हरकत का अब तुम्हारे दिमाग पर जो असर होगा ना, वो असली तबाही है आयशा, और इसके लिए मैं माफी भी नहीं मांगूंगी तुमसे। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या लगा था कल पार्टी में जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम इसलिए कर पाई क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा हिम्मत रखती हो। नहीं जान, तुम्हें अभी भी सच समझना वाकिफ है, और बाकी भी तुमने ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि मैंने तुम्हें वो करने दिया। मतलब आयशा की आवाज थोड़ी टूटी पर निकली जरूर। मतलब तुम अब भी इंटेंसिटी को झेलने में कमजोर हो आयशा। आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं जानती हूं कि तुम कमजोर हो। तो अब गलत है माया। गलत और सही तुम्हारी डिक्शनरी के शब्द हैं, मेरी दुनिया के नहीं। मेरी दुनिया में सिर्फ सही होता है। तो फिर आपने मुझे वो करने क्यों दिया माया? क्योंकि मैं लेखिका हूं ना आयशा, मुझे गुस्सा भी निकालना होता है इंसानों का, और तुम्हारे अंदर से वो इंतजार, वो गुस्सा, वो तड़प निकाला जाना जरूरी था। जब तुम मुझ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी, तुम्हारे अंदर से वो गुस्से निकल रहे थे, और उन गुस्सों का निकलना जरूरी है। तुम्हारी तबाही को मैं तुम्हारे अंदर कैसे रहने दे सकती हूँ आयशा? आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं माया, हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी इंटेंसिटी को जान गई हूँ। मैं आपकी इंटेंसिटी को झेल सकती हूँ। आया धीरे से हंसती है। रियली? हाँ, और ये मैं अभी साबित कर सकती हूँ। वो मुझे दिख रहा है आयशा। जाओ तुम आराम कर लो, लेकिन ये मत समझना कि ये तुम्हारी शिक्षा थी, ये सच्चाई थी जो तुम्हें बताया जाना जरूरी था।
तुमने वो आरोप लगाए जो मैंने किया ही नहीं था। अब तुम वो चीज झेलो जो तुम्हें पूरी तरह से तबाह करने के लिए पर्याप्त है। और अगर इस चीज को झेल कर तुम बाहर निकल गए, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता रही कि तुम माफ कर सको मुझे, अपना सको इस परिस्थिति को, आ सको फिर मेरे सामने और मुझसे नजरें मिला सको, तो मैं समझूंगी कि थोड़ी इंटेंसिटी तो है तुम में। माया कमरे से बाहर जा चुकी थी और जाते हुए बस एक मुस्कान छोड़ गई थी, वो मुस्कान जो आयशा की रूह तक को हिला गई थी। माया के कदमों की आहट जैसे ही धीरे धीरे गायब हुई, कमरा और गहरा हो गया। आयशा वहीं खड़ी रही, हाथों की नसें तन गई थी, सांसें जैसे किसी अनजानी बोझ को ढो रही थी। उसने खुद से फुसफुसा कर कहा, हुनर होना चाहिए समझने के लिए, जीने के लिए, मगर मोहब्बत में डूबने के लिए नहीं। मोहब्बत में डूबने के लिए हुनर नहीं होना चाहिए आयशा। वो जानती थी ये वाक्य आधा सच है आधा ढोंग। उसके दिल में जो आंधी उठ रही थी उसे एक वाक्य में समेटना संभव ही कहाँ था। गेस्ट रूम की ओर जाती माया का चेहरा अभी आयशा के सामने था। वो चुप रहकर भी कितना बोल जाती थी, आंखें जैसे पूछ रही हो, तबाही का पहला स्वाद माया की तरफ से कैसा लगा आयशा। और आयशा की नजरें झुक गई, पर चैन कहाँ था। उसने तकिए पर सिर रखा, मगर तकिए की मुलायमियत में अब चुभ रही थी उसकी। दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज थी, इतनी की लगा पूरा कमरा उसकी धड़कनें सुन रहा है। क्या सचमुच माया सही थी? क्या सचमुच मैंने ही हर बार उसे गलत समझा? कैसे मैंने उसे अपनी तबाही का इल्जाम दे दिया, जबकि वो तो मैं थी जो मोहब्बत से अनजान थी। माया ने जितनी भी बातें कही थी उसमें एक भी शब्द झूठ क्यों नहीं लग रहे मुझे। हर बात में एक सच्चाई का कड़वा टुकड़ा जिसे निगलना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मैं उसे नजरअंदाज कैसे करूंगी? आयशा ने आंखें बंद कर ली। तुरंत वही पल याद आया जब माया ने कहा था, लेखिकाएं तबाही लिखती है मगर किसी को तबाह नहीं करती। आयशा का सीना भर आया। अगर ये सच था तो ये तबाही आयशा ने अपने हिस्से खुद लिखी थी। क्या वाकई उसकी तबाही, उसकी वजह, उसकी बेचैनी, उसकी कसम सिर्फ उसकी अपनी थी? क्या माया दोषी नहीं थी, बल्कि अपनी इस बेचैनी की दोषी आयशा थी? वो सोचती और सोचते सोचते उसकी आंखों की कोर से एक बूंद टपक पड़ा था, जैसे माया की आंखों से निकलने वाले आंसू आज आयशा ने बहाए थे माया के लिए। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। जब भी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। अमान मैया जियो यार, खुलकर जियो। टेक केयर, लवलीज।